और जीतन राम मांझी की पार्टी में भी यही हुआ है। परिवार में चर्चा थी कि भाई बड़ा बेटा तो मंत्री है ये है, और खबर है कि सिग्नेचर भी उन्होंने कर दिया, टिकट दे दिया अपनी पत्नी को। सुरेंद्र यादव को लेकर कहा था कि उसमें से है नहीं, वो लालू भक्त है, वो लालू यादव को अपना भगवान मानते हैं सुरेंद्र यादव। परिस्थिति बनी है, तेजस्वी थोड़ा वो चाह रहे थे कि नया प्रयोग, कुशवाहा प्रयोग किया जाए, तो अजीत सिंह भी आ गए, लालू यादव भी आसानी से मानेंगे, क्योंकि बात जगदानंद सिंह की है और जगदानंद सिंह ने कह दिया कि गलत को सही, तो लालू यादव इस बात को सही मान लेते हैं। तो भाजपा रामगढ़ की सीट को लेकर बहुत सीरियस भी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि जगदानंद सिंह के परिवार के प्रभाव का क्षेत्र है, तो वो चुनाव जीती जाएगी। उपचुनाव में अमूमन होता भी यही है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और चर्चा उसी पर होगी कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, किसकी दावेदारी मजबूत होगी। सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद है और चर्चा चारों विधानसभा सीट की होगी। तरारी, बेलागंज, इमामगंज, सभी सीटों पर चर्चा होगी कि कौन उम्मीदवार होगा। इमामगंज से जीतन राम मांझी के परिवार से कौन उम्मीदवार होगा, तरारी से भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको उम्मीदवार बनाने जा रही है, और बेलागंज से राजद किसको उम्मीदवार बनाएगी। उसके बाद रामगढ़ पर भी चर्चा होगी कि रामगढ़ से कौन उम्मीदवार होगा। राजद का तो उम्मीदवार आपको पता चल गया है, भाजपा किसको उम्मीदवार बनाएगी। इन तमाम सीटों पर चर्चा होगी। सबसे पहला सीट तरारी विधानसभा सीट पर चर्चा करते हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। देखिए 13 नवंबर को बिहार के और न सिर्फ देश भर में उपचुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे, जिसमें बिहार के 4 विधानसभा सीट है। आपने विस्तार से बताया। 4 में से सबसे पहला नंबर है तरारी। तरारी की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। कारण है कि भाई तरारी पर पत्ते लगभग खुल चुके हैं। तरारी में भारतीय जनता पार्टी किसी उम्मीदवार बनाएगी, वामदल किसी उम्मीदवार बनाएगी, पीके ने किन्हें बना दिया है, और कौन कौन लोग खोलेंगे यह लगभग स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे जो है वो बीते दिन भाजपा ज्वाइन किए थे अपने बेटे के साथ, तो वो तभी कंफर्म हो गया था कि भाई उसी शर्त पर भाजपा ज्वाइन ही किए थे कि आपको उम्मीदवार विधानसभा उपचुनाव में बनाया जाएगा। वो तैयारी में भी लग गए थे। भाजपा उसको लेकर बहुत सीरियस भी नहीं है, क्योंकि तरारी तो क्लियर ही है कि सुनील पांडे हो या फिर उनके बेटे जो लड़ना चाहे उनको टिकट दिया जाएगा। ज़्यादा चांसेस है कि सुनील पांडे के बेटे जो है भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा पीके एसके सिंह को मैदान में उतार दिया है, जो राजपूत समाज से आते हैं। तो एक एनडीए के समीकरण में जो जातीय समीकरण, उसमें सिंधवाड़ी प्रशांत किशोर करने में थोड़ा बहुत सफल हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये भी स्पष्ट हो चुका है। राजू यादव, मतलब जो तरारी की लड़ाई होगी बाहुबली वर्सेस बाहुबली का होगा। राजू यादव भी कोई मामूली चेहरा नहीं है, तो राजू यादव भी भाई बाहुबली की छवि उनकी है, तो बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई होगी। तो तरारी में भी बहुत स्पष्ट है कि राजू यादव महागठबंधन वामदल से हैं। भारतीय जनता पार्टी सुनील पांडे को उम्मीदवार बनाएगी, उनके बेटे को उम्मीदवार तो बना सकती है, ज़्यादा चांस उनके बेटे को बनाएगी। इसके अलावा एसके सिंह भाजपा माफ कीजिएगा प्रशांत किशोर की पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। तो ये तरारी का है। तो ये तरारी की जो लड़ाई है ये तो 90 की दशक याद दिला रही है, जब वामदल की लड़ाई हाँ जो लड़ाई चलती थी। आपको सुनील पांडे की अगर बात करें तो ये आपको रणवीर सेना में भी थे, एरिया कमांडेंट थे, और फिर उधर आप देखें तो वामदल की लड़ाई है। तो ये लड़ाई फिर देखने को देखिए चुनाव में तो ऐसे भी लड़ाई होता है, लेकिन वो परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि कोई यहाँ पे कमजोर नहीं है। सुनील पांडे बड़े बाहुबली है, तो राजू यादव भी कमजोर नहीं है यहाँ पे। यादव वर्सेस भूमिहार, और आमतौर पे उन क्षेत्रों में जाएंगे आप तो जो वामदल का ग्राउंड है काफी मजबूत है, और यही कारण है कि क्षेत्र में इसीलिए तो भाजपा खत्म हो गई पूरी तरीके से। इधर शाहबाद के क्षेत्र में उधर भाजपा इस बार देख ली क्या स्थिति है। तो इस बार भाजपा का प्रयोग है कि भाई बाहुबलियों के सहारे शाहबाद में अपने आप को मजबूत किया जाए। लेकिन जो ग्राउंड है वामदल का, हमें नहीं लगता है कि जो दलित वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो वामदल को छोड़ सकता है, महागठबंधन को छोड़ सकता है। जो परिस्थिति आज की तारीख में बनी है, क्योंकि सुनील पांडे सामने है, और सुनील पांडे खड़ा हो गया मतलब दलित वोट वहां से खिसक जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लड़ाई तो हर बार होती है, इस बार थोड़ा टफ होगा। हालांकि उपचुनाव में कोई लड़ाई होता नहीं है, लेकिन तरारी में लड़ाई है, ऐसा मानकर चलना होगा, मानकर चलना पड़ेगा। चलिए तो चर्चा करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ से ये सीट कहा जा रहा है कि राजद के लिए प्रदेश अध्यक्ष का ये पारिवारिक सीट है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े जगदानंद सिंह, वो हटे तो उनके बेटे चुनाव लड़े, अब उनके बेटे हटे हैं तो छोटे बेटे चुनाव लड़ रहे हैं राजद की तरफ से। क्या लग रहा है कि इस बार क्या परिस्थिति बनेगी? देखिए रामगढ़ में लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ अभी, बल्कि जिस दिन अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे आरजेडी ज्वाइन किए थे तभी उन्होंने टिकट दे दिया था।
कि जाओ तुम्हें ही चुनाव लड़ाया जाएगा। जगदानंद सिंह भी चाहते हैं कि वो मेरी सीट है, मेरी पुश्तैनी सीट है, तो मेरे परिवार के पास ही रहना चाहिए। और शशांक, हम आपको एक खबर बता रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने ही अजीत सिंह को, जो जेडीयू में थे, उनको वहां से बुलाया और आरजेडी ज्वाइन किया कि भाई सुधाकर तो सांसद बन गया, तो अब खाली सीट है तो विरासत तुम्ही को संभालना है। तो अजीत सिंह को लाया गया आरजेडी में। अजीत सिंह को लगा कि भाई यही मौका है, चौका मार देने का है। तो अजीत सिंह भी आ गए, लालू यादव भी आसानी से मानेंगे, क्योंकि बात जगदानंद सिंह की है और जगदानंद सिंह ने कह दिया कि गलत को सही, तो लालू यादव इस बात को सही मान लेते हैं। ये लालू यादव का विश्वास है जगदानंद सिंह पर। तो जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह वो पिछले 1-1.5 महीने से तैयारी में लगे हैं। गांव गांव लोग अभी घूमेगा, वो 1-2 राउंड पूरे विधानसभा घूम चुके हैं, पैदल हो, गाड़ी से हो, मोटरसाइकिल से हो, घूम चुके हैं। तो वो आरजेडी के उम्मीदवार है, ये तय है। और भारतीय जनता पार्टी की वो मतलब पिछली बार सीट रही है, पिछली बार भारतीय भाजपा इंडिया के चुनाव लड़ी थी, तो भाजपा रामगढ़ की सीट को लेकर बहुत सीरियस भी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि जगदानंद सिंह के परिवार के प्रभाव का क्षेत्र है, तो वो चुनाव जीती जाएगी। उपचुनाव में अमूमन होता भी यही है, तो बहुत सीरियस भाजपा पे नहीं है। भाजपा देख रही है कि किसी कार्यकर्ता को लड़ा दिया जाए, कोई कार्यकर्ता जिसका थोड़ा सा भाई कार्यकर्ताओं को लड़ने के मैसेज आता है, 2025 में कार्यकर्ताओं में जोश होगा। तो भाजपा अभी बहुत कुछ तय नहीं किया, हमने कई नेताओं से बातचीत की, तो भाजपा इस बार किसी आम कार्यकर्ता को लाने के सोच में वहाँ पे है रामगढ़ में। तो अब सबसे हॉट सीट की बात करेंगे जिसकी वजह से परिवार में कलह हो गया है। इमामगंज विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से माझी परिवार में कलह हुआ है। बहू और बेटे को लेकर कलह चल रहा है। हमने पहले बताया था कि पार्टी से पहले परिवार में बैठक होगी, तो ये पारिवारिक बैठक में क्या निर्णय लिया? देखिए, आपने कहा था कि भाई पार्टी से पहले परिवार में बैठक होगी। परिवार में बैठक में प्रस्ताव पारित होगा कि कौन परिवार से चुनाव लड़ेगा। शशांक, इतिहास गवाह है, किसी भी पारिवारिक पार्टी को देख लीजिए, न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, या फिर दूसरे प्रदेश आप चले जाइए, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में, जब भी विरासत किसी बड़े बेटे के हाथ में मिली है, मतलब पार्टी का बैकडोर मिला है, बड़ा बेटा चाहे कोई भी बेटा हो, वो दूसरे बेटे को सटने नहीं देता है। कोशिश होती है कि जितना दूर हो उतना रहे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी पत्नी को आगे करने में लगे हैं, आज भी उनकी प्रयास होती है कि कोई चाचा नहीं। झारखंड में है हेमंत सोरेन, अपनी पत्नी को लाया आगे। उसके अलावा बिहार आकर देख लीजिए तेजस्वी यादव के हाथ में बागडोर आया। तेज प्रताप यादव हमेशा नाराज रहते हैं कि भाई मेरे मन मुताबिक बातें नहीं होती है, उनकी चलती तक नहीं है। अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ होता लगता है। तो ये इतिहास गवाह है। और जीतन राम मांझी की पार्टी में भी यही हुआ है। जीतन राम मांझी की वो सीट है। अब उसके बाद परिवार में चर्चा थी कि भाई बड़ा बेटा तो मंत्री है, ये है एमएलसी है, तो छोटका को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो छोटका को लड़वा दिया जाए। जीतन राम जैसे चाहते थे, लेकिन बड़ा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सिग्नेचर तो बड़ा बेटा संतोष सुमन को करना है। और खबर है कि सिग्नेचर भी उन्होंने कर दिया, टिकट दे दिया अपनी पत्नी को। पत्नी को टिकट दे दिया, पत्नी को संतोष सुमन ने टिकट दे दिया है। ये पुख्ता जानकारी है। दीपा मांझी जो संतोष सुमन की पत्नी है, उनको उन्होंने टिकट दे दिया है। इसको लेकर महाभारत छिड़ चुका है घर में। छोटा बेटा बगावत करने पर आ गया है कि भाई अगर टिकट तो आधिकारिक तौर पे दिख गया, सीट तो जीतन राम मांझी की है। तो आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो बेटे के पास, बाप का विरासत बेटे के पास जाता है। एक राजनीतिक में देखा जाता है। ऐसे नॉर्मल भी आप देखिएगा तो जमीन जायदाद होता है वो बेटे को मिलता है, बहू को तो बहुत कम ही मिलता है। लेकिन बेटे में अगर देखा जाए तो बड़े बेटे को जीतन राम मांझी ने एक राजनीतिक विरासत देकर खड़ा कर दिया, एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया। छोटे बेटे को नहीं मिला है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार विधानसभा सीट जाएगा बेटे के जिम्मे? नहीं, इस बार जो परिस्थिति जो महाभारत घर में शुरू हुआ है, संतोष सुमन किसी बिहार में अगर उनको भाई से बहुत लगाव होता है, आज तक कभी देखा है किसी कार्यक्रम के मंच पर संतोष सुमन के भाई देखे आपको? बिल्कुल नहीं। भाई जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना संतोष सुमन है। कोई नहीं जानता होगा। कोई नाम तक नहीं जानता है। पार्टी में भी बहुत लोग ऐसे, हमने कई लोगों से फोन पर बातचीत की, भाई संतोष सुमन के छोटा भाई जीतन राम मांझी के छोटका बेटा का नाम है, तो लोगों को पता नहीं है। तो हम गूगल किए, तब हमको एक और जो वरिष्ठ पत्रकार थे उस क्षेत्र के, तो उन्होंने बताया कि भाई नहीं, उनका प्रदीप सुमन नाम है, प्रदीप मांझी नाम है। ये संतोष सुमन से प्रदीप सुमन भी है, तो वो नाम भी लोग नहीं जानता है। तो ये परिस्थिति है। और संतोष सुमन किसी भी हाल में चाहते कि नहीं मेरी पत्नी लड़नी चाहिए। पत्नी का जिद है कि भाई चुनाव तो लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे। और उस जिद के सामने संतोष सुमन भी हाथ जोड़ दिए कि चलिए आप ही महारानी चुनाव लड़ लीजिए। सिंबल दे दिया गया है, सिंबल दे दिया गया है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में है, उन्होंने दे दिया है। बस अब बवाल इस बात को लेकर है कि बस सार्वजनिक हो। आज देख लीजिएगा, अगर संतोष सुमन की पत्नी चुनाव मैदान में उतरती है
तो फिर जीतन राम मांझी के बेटे जो है, दूसरे बेटे हैं प्रदीप मांझी, वो बगावत कर देंगे, वो कैंपेन करेंगे खिलाफ में। ये इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता किसी के पास आई है, सत्ता छोड़ दीजिए, पार्टी का कमान अगर किसी के पास आया है तो वो चाहता है कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा फैमिली का कोई सदस्य लड़े, ना कि भाई का। अब चर्चा इमामगंज के बाद बेलापुर की होगी, बेलागंज की होगी। बेलागंज जो विधानसभा सीट है, वहां के जो विधायक हैं वो 5 बार लगातार लोकसभा हारने के बाद जीते हैं इस बार, और वो सीट खाली हुई है। तो वो सीट इस बार किसके पाले में जाने वाली? इस बार पाला बहुत स्पष्ट है, चूंकि सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक थे और सुरेंद्र यादव पुराने आरजेडी वाले हैं, वो नए आरजेडी नहीं है। वो लालू यादव, जब लालू यादव हर तरह से कमजोर थे तभी वो अटल जी के सरकार में पहली बार वो सांसद बने थे, और कहा जाता है कि उनको अटल बिहारी वाजपेयी का सराप लगा कि जब तक वो जिंदा रहे वो सदन नहीं पहुंचे। उनके मरने के बाद इस बार वो सदन पहुंचे हैं और वो सीट खाली हुई है। तो वो सीट सुरेंद्र यादव का एक ही मानना है, वो पहले भी कहते रहे, परिवार के जो कई लोग हैं वो चुनाव में दिख भी रहे हैं कि भाई वो हमारी सीट है, सांसद हम बने हैं, पार्टी का योगदान है, लेकिन उससे कई ज़्यादा योगदान हमारा है। हमारा जो प्रयास था, हमारा जो रणनीति था, जिस रणनीति पर हम काम किए और चुनाव जीते हैं, ना कि ऐसा नहीं कि मोदी जी, राहुल जी और लालू जी, तेजस्वी के चेहरे पर कोई जीत गया तो वैसा वो नहीं जीते हैं। वो उनकी बड़ी भूमिका, खुद की भूमिका है, उनकी खुद की रणनीति मैनेजमेंट के कारण वो चुनाव जीते हैं। लालू यादव भी गए हुए थे। लालू यादव गए हुए। तो ये चीज़ें हैं, और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सोच रहे थे कि उस सीट पर किसी दूसरे, मतलब कि एक प्रयोग किया जाए कुशवाहा को उतार कर, लेकिन सुरेंद्र यादव मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने लालू यादव को भी कहा कि नहीं, वहाँ से या तो मेरा बेटा लड़े या तो फिर मेरा दामाद लड़े, लेकिन मेरे परिवार का ही सीट होनी चाहिए। रिकमेंड करूंगा, हाँ, वही लड़ेगा, मेरा परिवार का सीट है, मेरा परिवार का सीट रहना चाहिए। वो भी चाहते हैं कि ये सीट मेरे बस में ही रहे, किसी और के पास नहीं जाए, और लगभग सहमति बन गई है। चूंकि अगर लालू यादव को मालूम है कि ये व्यक्ति बहुत सीधा है, जब तक बात मान रहा नहीं तो फिर बगावत भी कर सकता है। हालांकि सुरेंद्र यादव को लेकर कहा था कि उसमें से है नहीं, वो लालू भक्त है, वो लालू यादव को अपना भगवान मानते हैं सुरेंद्र यादव। तो वो परिस्थिति बनी है। तेजस्वी थोड़ा वो चाह रहे थे कि नया प्रयोग, कुशवाहा प्रयोग किया जाए, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वही उसी परिवार से कोई ना कोई सदस्य लड़ेगा। लेकिन इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी, उन्होंने अपने पत्ता खोल दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से अधिकारी का ऐलान अभी नहीं हुआ है। प्रोफेसर हुसैन, वो वहाँ से पीके के उम्मीदवार है, मुसलमान है, मुसलमान की अच्छी खासी आबादी है, मुसलमान। देखिए, तरारी में वो एनडीए को डैमेज कर रहे हैं, भाजपा को डैमेज कर रहे हैं, और बेलागंज में वो आरजेडी को डैमेज कर रहे हैं, महागठबंधन को डैमेज कर रहे हैं। भाजपा से कौन उम्मीदवार? भाजपा महागठबंधन के, एनडीए गठबंधन के अंदर चर्चा है कि भाई इस बार वहाँ से कोई कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जाए। कुशवाहा, हो सकता है कि जेडीयू इस सीट को छोड़ दे, उपचुनाव नहीं लड़े। जेडीयू कहे कि हम नहीं लड़ेंगे, किसी सहयोगी दल को दे दिया जाए। हो सकता है कि वो सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ही क्यों ना हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीट दे दिया जाए। ऐसी चर्चा है कि जेडीयू इस सीट को छोड़ देगी, क्योंकि जेडीयू की सीट रही है। जहानाबाद क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, हाँ, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा का भी दिखता है कि उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले लोग भी हैं, और उनके पार्टी से एक बार सांसद भी रहे। एक मैसेज देने की कोशिश रहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है, कि भाई हम न सिर्फ कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा का सदस्य बनाया, बल्कि इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी हमने एक सीट दे दिया इनको उपचुनाव कि जाइए विधानसभा आप लड़वाइए, किसी भी लड़वाना है। लेकिन कुशवाहा को लड़वाना है, कुशवाहा ही वहाँ पे फैक्टर है, कुशवाहा को लड़वाया जाएगा। कुशवाहा के दिल को जीतने के लिए ऐसा काम किया जाएगा। तो देखिए, चारों विधानसभा सीट पर चर्चा हो गई। चारों विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज, और उसके बाद सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है वो आपको है जगदानंद सिंह के बेटे का सीट रामगढ़। और रामगढ़ से तो जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और नाक की लड़ाई जो बनी हुई है वो तरारी, इमामगंज और रामगढ़ है। इमामगंज इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी के परिवार में कलह शुरू कर दिया है इस विधानसभा सीट ने। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।